नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्राचीन भारत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे कि एसएससी जीडी, बीपीएससी, बिहार दरोगा या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल से। तो सबसे पहला सवाल है आज का कि इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। याद रखिएगा कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट है कि पहिया का आविष्कार किस काल में हुआ था। तो याद रखिएगा कि पहिया का जो आविष्कार है ये नवपाषाण काल में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों। पहिया का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट है कि आग का आविष्कार कब हुआ था। तो ये हुआ था पुरापाषाण काल में। ठीक है, पहिया का आविष्कार कब हुआ था। नवपाषाण काल में। और आग का आविष्कार कब हुआ था। तो पुरापाषाण काल में हुआ था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि पशुपालन का प्रारंभ ये मध्यपाषाण काल में हुआ था। ठीक है, यानी कि पशुपालन का जो प्रारंभ है ये कब से हुआ था। तो मध्यपाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट है कि भीमबेटका प्रसिद्ध है तो गुफा शैल चित्रों हेतु। ठीक है, यानी कि गुफा शैल चित्रों के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है कि भीमबेटका है तो रायसेन जिला मध्य प्रदेश में स्थित है। याद रखिएगा कि भीमबेटका जो है ये कहाँ स्थित है। तो रायसेन जिला मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है। सवाल है कि विश्व का सबसे प्राचीन या प्रथम अभिलेख है तो बोगाज कोई अभिलेख। याद रखिएगा कि बोगाज कोई जो अभिलेख है ये विश्व का सबसे प्राचीन या फिर प्रथम अभिलेख है जो एशिया माइनर में है। कहाँ है। एशिया माइनर में। नेक्स्ट है कि मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग किया तो तांबा धातु का। याद रखिएगा कि मानव ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। तांबा का संकेत क्या होता है। Cu होता है, जिसको हम लोग कॉपर भी बोलते हैं। नेक्स्ट है कि सबसे पहले पालतू बनाया गया कुत्ता को। याद रखिएगा कि सबसे पहले पालतू किसको बनाया गया था। कुत्ता को। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता का काल क्या है। तो 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। ठीक है, 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक ये सिंधु सभ्यता का काल है। पहले क्या होता था ईसा पूर्व में। ईसा पूर्व में घटता है। याद रखिएगा कि 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व ये सिंधु सभ्यता का काल था। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता थी तो अर्ध ऐतिहासिक। ठीक है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता थी अर्ध ऐतिहासिक। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला सवाल आपके सामने क्या है। सवाल है कि सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी तो नगर नियोजन हेतु। ठीक है दोस्तों, यानी कि सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी नगर नियोजन हेतु। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता की लिपि थी तो भाव चित्रात्मक। ठीक है, चित्रात्मक जो है ये सिंधु सभ्यता की लिपि थी। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय कृषि था। ठीक है, यानी कि सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय जो था क्या था। कृषि। नेक्स्ट है कि सिंधु वासियों का मुख्य फसल जौ और गेहूँ। ठीक है, याद रखिएगा कि सिंधु वासियों का जो प्रमुख फसल था क्या था। जौ था और गेहूँ। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता का पूर्वी पुरास्थल है तो ये है आलमगीरपुर मेरठ। ठीक है, उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा कि सिंधु सभ्यता का जो पूर्वी पुरास्थल है ये क्या है। आलमगीरपुर, जो कहाँ पड़ता है। मेरठ, और मेरठ पड़ता है उत्तर प्रदेश, यूपी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल है कि सिंधु सभ्यता का पश्चिमी पुरास्थल है तो सुत कांगेडोर। ठीक है, सुत कांगेडोर जो है ये बलूचिस्तान में पड़ता है। ठीक है, ये क्या है, यानी कि सिंधु सभ्यता का पश्चिमी पुरास्थल है। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता का उत्तरी पुरास्थल क्या है। तो मांडा। ठीक है, जो अखनूर यानी कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। सिंधु सभ्यता का उत्तरी पुरास्थल क्या है। मांडा, अखनूर, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता का दक्षिणी पुरास्थल तो यह है दाइमाबाद। ये कहाँ पड़ता है। अहमदनगर, महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला। तो अगला सवाल आपके सामने क्या है। सवाल है कि सिंधु सभ्यता थी। ठीक है, याद रखिएगा तो ये नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। तो देखिए अगला सवाल आपके सामने है कि सिंधु सभ्यता का विस्तार था त्रिभुजाकार। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि सिंधु सभ्यता का जो विस्तार था ये कैसा था। तो ये त्रिभुजाकार था। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह ये था लोथल। ठीक है, याद रखिएगा कि लोथल कहाँ पड़ता है। तो ये गुजरात में पड़ता है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल था। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता का बृहद स्थल मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो कहाँ पड़ता है। तो ये मोहनजोदड़ो जो है ये कहाँ पड़ता है। पाकिस्तान में पड़ता है। तो सिंधु सभ्यता का बृहद स्थल मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट है कि भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल
गढ़ी, ठीक है, यानी कि भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल राखी गढ़ी। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है मोहनजोदड़ो, जिसका खोज कब किया गया था? 1922 में। यानी कि सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार, ठीक है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार जो है ये सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। इसका खोज किया गया था 1922 ईस्वी को, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जितना भी सवाल करवा रहे हैं ज़बरदस्त सवाल है, ठीक है दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। नेक्स्ट है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? तो राखलदास बनर्जी ने किया था, ठीक है। यानी कि मोहनजोदड़ो की जो खोज किया था किसने किया था? राखलदास बनर्जी। नेक्स्ट है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। क्या है दोस्तों? यानी कि मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है ये क्या है? मृतकों का टीला। नेक्स्ट है कि नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली थी, ये कहाँ मिली थी? तो मोहनजोदड़ो से। याद रखिए कि नर्तकी की जो कांस्य मूर्ति ये मिली थी मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट है कि मोहनजोदड़ो स्थित है तो पाकिस्तान में। कहाँ स्थित है मोहनजोदड़ो? तो ये दोस्तों पाकिस्तान में स्थित है मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक ये बृहत स्नानागार है, ठीक है। यानी कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक ये बृहत स्नानागार। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है कि सिंधुवासी पूजा करते थे तो पशुपति की, ठीक है। यानी कि सिंधुवासी जो पूजा करते थे, किनकी पूजा करते थे? तो ये पशुपति की पूजा करते थे, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट है कि हड़प्पा या फिर सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी तो चार्ल्स मैसन ने कब दिया था? 1826 में, ठीक है। यानी कि हड़प्पा या फिर सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी चार्ल्स मैसन ने कब दिया था? 1826 में। नेक्स्ट है कि हड़प्पा स्थित है तो रावी नदी के तट पर। याद रखिएगा कि हड़प्पा स्थित है, ये कहाँ स्थित है? तो ये रावी नदी के तट पर स्थित है हड़प्पा। नेक्स्ट है कि हड़प्पा की खोज किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था? 1921 में, ठीक है। यानी कि हड़प्पा की खोज किया गया था दयाराम साहनी ने। कब किया था? 1921 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है कि हड़प्पा की सभ्यता थी तो कैसी सभ्यता थी? ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। याद रखिएगा कि हड़प्पा की सभ्यता थी कांस्य युगीन सभ्यता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। तो अगला सवाल आपके सामने है कि हड़प्पाई समाज था तो मृत शतात्मक, ठीक है। यानी कि मार्त शतात्मक जो था ये क्या था? हड़प्पाई समाज का, यानी हड़प्पाई समाज था मृत शतात्मक। नेक्स्ट है कि स्वास्तिक चिन्ह देन है तो हड़प्पा सभ्यता की, यानी कि स्वास्तिक चिन्ह देन है हड़प्पा सभ्यता की। नेक्स्ट है कि R37 यानी कि R37 कब्रिस्तान मिला है, ये हड़प्पा से मिला है। कहाँ से मिला है? हड़प्पा से, ठीक है। नेक्स्ट है कि हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे लोहा से, यानी कि हड़प्पा के जो लोग थे अनभिज्ञ थे लोहा से, यानी कि लोहा के बारे में नहीं जानते होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग लाल था। कैसा था? मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग लाल। नेक्स्ट है कि मिस्र के राजा कहलाते थे फराओ। क्या कहलाते थे? मिस्र के राजा फराओ कहलाते थे। याद रखिएगा कि मिस्र के राजा क्या कहलाते थे? फराओ, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है आपके सामने अगला सवाल कि चावल के साक्ष्य ये कहाँ मिले हैं? तो लोथल एवं रंगपुर से मिले हैं, ठीक है। यानी कि चावल के जो साक्ष्य है ये कहाँ से मिले हैं? लोथल एवं रंगपुर से। नेक्स्ट है कि जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये कालीबंगा से मिला है। याद रखिएगा कि जूते हुए खेत के जो साक्ष्य है ये कालीबंगा से मिला है, ठीक है। नेक्स्ट है कि कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। याद रखिएगा कि कालीबंगा का अर्थ क्या है? तो काले रंग की चूड़ियाँ जो है ये कालीबंगा का अर्थ है। नेक्स्ट है कि मेसोपोटामिया यानी कि आधुनिक नाम क्या है इसका? इराक नाम है। याद रखिएगा ये जो मेसोपोटामिया का जो आधुनिक नाम क्या है? इराक। यानी कि मेसोपोटामिया का अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि, ठीक है। याद रखिएगा कि मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? दो नदियों के बीच की भूमि, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि वैदिक सभ्यता का काल क्या था? तो 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व, ठीक है। वैदिक सभ्यता का काल क्या था? 1500 लेकर 600 ईसा पूर्व तक ये जो था ये वैदिक सभ्यता का काल था, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। तो देखिए अगला सवाल क्या है आपके सामने। नेक्स्ट है देखिए
नेक्स्ट है आपके सामने कि आर्यों की जानकारी मिलती है तो ऋग्वेद से। ठीक है, याद रखिएगा कि आर्यों की जो जानकारी है किस वेद से मिलती है, तो ये ऋग्वेद से मिलती है आर्यों की जानकारी। नेक्स्ट है कि वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य यानी कि न मारे जाने योग्य माना गया, तो गाय को। याद रखिएगा कि वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना गया है, तो गाय को। ठीक है, यानी कि ना मारे जाने योग्य। नेक्स्ट है कि ऋग्वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को कहा जाता था आमाजू। क्या कहा जाता था, यानी कि ऋग्वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को कहा जाता था आमाजू। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि आर्यो भारत आए 1500 ईसा पूर्व से पहले। ठीक है, यानी कि आर्य जो थे ये भारत आए थे 1500 ईसा पूर्व से पहले आए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अगला सवाल। अगला सवाल है कि आर्य पहले बसे पंजाब एवं अफ़गानिस्तान में। याद रखिएगा कि आर्य सबसे पहले कहाँ बसे थे, पंजाब एवं अफ़गानिस्तान में बसे थे। ठीक है, चलिए देखिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है कि आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया था। क्या था, आर्यों का जो मूल निवास स्थान था ये क्या था, मध्य एशिया। नेक्स्ट है कि आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन व कृषि। ठीक है, आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था ये क्या था, पशुपालन एवं कृषि। नेक्स्ट है कि आर्यों की भाषा या फिर पेय पदार्थ थी। तो देखिए आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी और पेय पदार्थ क्या थी, तो ये सोमरस था। क्या था, सोमरस। ठीक है, यानी कि आर्यों की भाषा संस्कृत, पेय पदार्थ सोमरस। नेक्स्ट है कि आर्यों का प्रिय पशु या फिर देवता थे। तो प्रिय पशु क्या थे, घोड़ा था, और देवता क्या था, तो ये इंद्र था। ठीक है, याद रखिएगा कि आर्यों का जो प्रिय पशु था घोड़ा और देवता क्या था, इंद्र। नेक्स्ट है कि आर्यों का समाज था ये क्या था, तो प्रीत प्रधान। ठीक है दोस्तों, यानी कि आर्यों का जो समाज था ये प्रीत प्रधान था। नेक्स्ट है कि वेदों व वेदांगों की संख्या कितना है, तो याद रखिए कि वेदों की संख्या 4 है और वेदांगों की संख्या 6 है। ठीक है, वेद कितने होते हैं, 4। कौन कौन वेद होते हैं, 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, सबसे नया वेद अथर्ववेद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। अगला आपके सामने है सवाल है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद। ठीक है, इसमें सूत्र कितने हैं, तो 1028 सूक्त कितने हैं, 1028 सूक्त है, यानी कि ऋग्वेद में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। नेक्स्ट है ऋग्वेद के संकलनकर्ता कौन थे, तो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ठीक है, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जो थे ये ऋग्वेद के संकलनकर्ता। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि होर्त। ठीक है, यानी कि ऋग्वेद ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होर्त कहा जाता था। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन है, तो यह है सिंधु। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी यानी सबसे बारे में बताया गया कौन सी नदी के बारे में, ये सिंधु नदी के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी तो सरस्वती है। ठीक है, यानी कि ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी है सरस्वती। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद में गंगा या फिर यमुना का उल्लेख, गंगा का उल्लेख 1 बार किया गया है और यमुना का उल्लेख 3 बार किया गया है। ठीक है, गंगा का उल्लेख 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार किया गया है, यानी कि 1/3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। नेक्स्ट है आपके सामने देखिए अगला सवाल है कि ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता, तो ये था इंद्र। ठीक है, पुरंदर, इंद्र को शायद पुरंदर भी कहा जाता है, यानी कि ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता इंद्र। नेक्स्ट है कि गायत्री मंत्र है तो ऋग्वेद के 3रे मंडल में। ठीक है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला कि गायत्री मंत्र जो है ये ऋग्वेद के 3रे मंडल में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट है कि गायत्री मंत्र के रचनाकार यह थे विश्वामित्र। कौन थे, विश्वामित्र जो थे ये गायत्री मंत्र के रचनाकार थे। नेक्स्ट है कि गायत्री मंत्र समर्पित है तो सूर्य देवता सावित्री को। ठीक है, यानी कि गायत्री मंत्र समर्पित है सूर्य देवता सावित्री को। नेक्स्ट है कि 8वें मंडल की ऋचाएँ कहलाती है खिल कहलाती है। क्या कहलाती है, खिल, यानी कि 8वें मंडल की ऋचाएँ खिल कहलाती है। नेक्स्ट है कि सोम देवता को समर्पित मंडल है तो 9वां मंडल। ठीक है, यानी कि सोम देवता को समर्पित मंडल है 9वां मंडल। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल।
अगला सवाल आपके सामने है कि ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल ये है 10वां। ठीक है, 10वां मंडल जो था ये ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल था। नेक्स्ट है कि गोत्र शब्द की उत्पत्ति उत्तर वैदिक काल में किया गया था। ठीक है, यानी कि गोत्र शब्द की जो उत्पत्ति है ये कब किया गया था, तो उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट है कि उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता तो प्रजापति, याद रखिएगा कि उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता प्रजापति। नेक्स्ट है गद्य एवं पद वाला वेद है तो यजुर्वेद। ठीक है, गद्य एवं पद वाला वेद कौन सा है, तो यजुर्वेद जो है ये गद्य एवं पद वाला वेद है। नेक्स्ट है कि यज्ञ संबंधी विधि विधान है तो यजुर्वेद में। ठीक है, यानी कि यज्ञ संबंधी विधि विधान है यजुर्वेद में। नेक्स्ट है कि तंत्र मंत्र संग्रहित वेद है तो अर्थववेद, यानी कि अर्थववेद में तंत्र मंत्र यानी कि जादू टोना के बारे में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल है कि भारतीय संगीत का जनक है ये सामवेद, यानी कि सामवेद में भारतीय संगीत का बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है कि सामवेद या फिर यजुर्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले ऋषि कहलाएं तो उद्गाता। ठीक है, यानी कि सामवेद मंत्रों को उच्चारण करने वाले ऋषि क्या कहलाते थे, उद्गाता। और यजुर्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले ऋषि को अर्धवायु कहलाते थे। क्या कहलाते थे, अर्धवायु। ठीक है, नेक्स्ट है कि ऐतरेय ब्राह्मण संबंधित है तो ऋग्वेद में। जो ऐतरेय ब्राह्मण था ये किससे संबंधित है, तो ये ऋग्वेद से संबंधित है। नेक्स्ट है कि पंचवीस ब्राह्मण संबंधित है ये सामवेद से। ठीक है, यानी कि पंचवीस ब्राह्मण संबंधित है सामवेद से, ऐतरेय ब्राह्मण संबंधित है ऋग्वेद से। और अगला है गोपथ ब्राह्मण, ये संबंधित है अर्थववेद से। ठीक है, यानी कि गोपथ ब्राह्मण जो है ये संबंधित है अर्थववेद से। नेक्स्ट देखते हैं अगला है आपके सामने कि शतपथ ब्राह्मण संबंधित है तो यजुर्वेद से। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण जो है ये किससे संबंधित है, यजुर्वेद। नेक्स्ट है यानी कि पुराणों, आपको पता होगा कि पुराणों संख्या कितना है, तो कुल संख्या है 18। याद रखिएगा कि पुराणों की संख्या 18, यानी कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल-ब्रूनी। ठीक है, याद रखिएगा कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था, अल-ब्रूनी। नेक्स्ट है कि पुराणों के असलनकर्ता कौन था, लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा। ठीक है, यानी कि पुराणों के असलनकर्ता संकलनकर्ता लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा। नेक्स्ट है सबसे प्राचीन पुराण है तो यह है मत्स्य पुराण। याद रखिएगा सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण। नेक्स्ट है कि मौर्य वंश की जानकारी विष्णु पुराण से मिलती है। ठीक है, यानी कि मौर्य वंश की जो जानकारी है कहाँ से मिलती है, किस पुराण से, तो विष्णु पुराण से मिलती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है अगला सवाल आपके सामने है कि सातवाहन वंश की जानकारी मत्स्य पुराण से मिलती है। कहाँ से मिलती है, सातवाहन वंश की जानकारी मत्स्य पुराण। नेक्स्ट है कि गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण से मिलती है। ठीक है, याद रखिएगा गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण से मिलती है। नेक्स्ट है कि उपनिषद विषय वस्तु है दर्शन का। ठीक है दोस्तों, यानी कि उपनिषद विषय वस्तु है दर्शन का। नेक्स्ट है कि दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन सांख्य दर्शन है। कौन सा है, सांख्य दर्शन जो है ये दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन है। नेक्स्ट है कि न्याय या सांख्य दर्शन के प्रवर्तक गौतम और कपिल। ठीक है, यानी कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम और सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, तो ये कपिल थे। नेक्स्ट है कि योग या फिर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक, योग के दर्शन प्रवर्तक थे पतंजलि और मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक थे जैमिनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल आपके सामने क्या है, तो देखिए अगला सवाल है कि ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है तो कर्म कांड से। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है कर्म कांड से। नेक्स्ट है कि उपनिषदों की संख्या 108 है। ठीक है, याद रखिएगा कि उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108। चलिए अगला देखते हैं नेक्स्ट क्या है वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों अगला सवाल आपके सामने है कि सत्यमेव जयते लिया गया है तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है सत्यमेव जयते, मुंडकोपनिषद से। नेक्स्ट है कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय तथा ओम लिया गया है तो ये बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, बृहदारण्यक उपनिषद से तमसो माँ ज्योतिर्गमय तथा ओम लिया गया है।
नेक्स्ट है कि स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन है, यह है मनुस्मृति। ठीक है, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन है मनुस्मृति। नेक्स्ट है कि प्राचीन हिंदू विधि यानी कि मनुस्मृति के लेखक कौन है, तो ये है मनु। प्राचीन हिंदू विधि यानी कि मनुस्मृति के लेखक कौन है, मनु है। नेक्स्ट है कि रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि कौन थे, रामायण के रचयिता कौन थे, महर्षि वाल्मीकि थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है अगला सवाल कि रामचरितमानस की रचना किसने किया था, तो तुलसीदास ने किया था। ठीक है, रामचरितमानस की रचना किसने किया था, तुलसीदास ने। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत। ठीक है, याद रखिएगा कि भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, महाभारत। नेक्स्ट है कि महाभारत की रचयिता महर्षि वेदव्यास। महाभारत रचयिता कौन थे, महर्षि वेदव्यास। नेक्स्ट है कि महाभारत का अन्य नाम क्या है, तो यह है जय संहिता। याद रखिएगा कि महाभारत का अन्य नाम क्या है, जय संहिता। नेक्स्ट है कि महाभारत का फारसी अनुवाद रजमनामा नाम से किया गया था, बताएं उन्हीं ने कब किया था, 16वीं शताब्दी में, 16वीं सदी में। ठीक है, यानी कि महाभारत का फारसी अनुवाद रजमनामा ने किया था, नाम से किया था, यानी कि बदायूनी ने किया था, 16वीं शताब्दी में किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि रामायण का फारसी में अनुवाद बदायूनी ने किया था। ये भी याद रखिए कि रामायण का फारसी में अनुवाद बदायूनी ने किया था। नेक्स्ट है कि बुद्ध जन्मे थे, कहाँ जन्मे थे, लुम्बिनी में जन्म हुआ था इनका। कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। याद रखिएगा कि लुम्बिनी कहाँ पड़ता है, वर्तमान में नेपाल में है। ठीक है, 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है कि बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है, कमल एवं सांड है। क्या है, बुद्ध के जन्म का प्रतीक है कमल एवं सांड। नेक्स्ट है कि बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, जो कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। कब हुआ था, तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था, यानी कि 80 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। ठीक है दोस्तों, जन्म लिया था लुम्बिनी में, मृत्यु कहाँ हुआ था, कुशीनगर में। जन्म कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में, और 483 ईसा पूर्व में इनका मृत्यु हो गया था। ठीक है, ईसा पूर्व में क्या होता है, घटता है ईसा पूर्व में। ठीक है, नेक्स्ट है कि बुद्ध की मृत्यु की घटना है महापरिनिर्वाण। ठीक है, याद रखिएगा कि बुद्ध की जो मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण। ठीक है, नेक्स्ट है कि बुद्ध के पिता सुदोधन ये किस कुल के थे, तो ये शाक्य कुल के थे। कौन सा कुल, शाक्य कुल। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि बुद्ध की माता महामाया देवी ये कोलीय वंश से है। कौन सा वंश, कोलीय वंश। नेक्स्ट है कि बुद्ध का अन्य नाम था सिद्धार्थ या फिर तथागत। ठीक है, सिद्धार्थ या फिर तथागत जो है ये बुद्ध का अन्य नाम था। नेक्स्ट है कि बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलार कलाम। कौन थे, अलार कलाम जो थे ये गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे। नेक्स्ट है कि बुद्ध के प्रिय घोड़ा या फिर सारथी कंथक, और सारथी कौन था, चन्ना। ठीक है, यानी कि बुद्ध के प्रिय घोड़ा कंथक और सारथी चन्ना। नेक्स्ट है कि बुद्ध के गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, गौतम बुद्ध की गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण। नेक्स्ट है कि बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। क्या है, यानी कि गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल आपके सामने है कि बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाया धम्मचक्र प्रवर्तन। ठीक है, यानी कि बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाया, क्या कहलाया, धर्मचक्र प्रवर्तन। नेक्स्ट है कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। याद रखिएगा कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे हुआ। ठीक है, और निरंजना नदी को आज हम लोग क्या, कौन सी नदी बोलते हैं, तो फल्गु नदी बोलते हैं। ठीक है, जो गया में है। नेक्स्ट है कि बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया तो सारनाथ में, किस भाषा में दिया था, तो पाली भाषा में दिया था। ठीक है, अगला सवाल भी देखते हैं कि बुद्ध ने उपदेश दिया था किस भाषा में, तो पाली भाषा में दिया था। ठीक है, और कहाँ दिया था, सर्वप्रथम सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए श्रावस्ती में। ठीक है, याद रखिएगा कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, श्रावस्ती। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल है कि बौद्ध ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ है त्रिपिटक। ठीक है, बौद्ध ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ त्रिपिटक है। नेक्स्ट है कि त्रिपिटक ग्रंथ है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। क्या है,
त्रिपिटक ग्रंथ है, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, बुद्ध, धम्म एवं संघ। क्या है दोस्तों? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म एवं संघ है। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला गौतमी। कौन थी? यानी कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? गौतमी। ठीक है। नेक्स्ट है कि बुद्ध रचित की रचना अश्वघोष ने किया था। किसने किया था? बुद्ध रचित की रचना अश्वघोष ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट है आपके सामने कि प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है। और किसके शासनकाल में हुआ था? तो अजातशत्रु के शासनकाल में। कहाँ हुआ था? तो राजगृह में हुआ था। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में हुआ था, अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो राजगृह में हुआ था। नेक्स्ट है कि द्वितीय बौद्ध संगीति, ये 483 ईसा पूर्व। देखिए सॉरी, यहाँ पे पहले क्या था? प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व, उसके बाद 100 वर्ष नीचे आ जाइए। ठीक है। तो यहाँ पे 383 ईसा पूर्व याद हो जाएगा। 483 यहाँ पे है, यहाँ पे 383 है। यानी कि प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था? 483। और द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो 383 ईसा पूर्व। यहाँ देखिए किसके शासनकाल में हुआ था? तो काला शोक के शासनकाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। ठीक है। वैशाली या फिर राजगृह सब कहाँ पड़ता है? तो किस राज्य में पड़ता है? तो ये बिहार राज्य में पड़ता है। ठीक है। उसके बाद है कि तृतीय बौद्ध संगीति, ये कब हुआ था? 250 ईसा पूर्व में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? तो शोक के शासनकाल में हुआ था। ठीक है। ये पाटलिपुत्र में हुआ था। याद रखिएगा कि तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है। अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुआ था। चलिए नेक्स्ट है अगला सवाल है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति ये ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुआ था। एक कनिष्क के समय हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। याद रखिएगा कि चतुर्थ बौद्ध संगीति ईस्वी की प्रथम शताब्दी कनिष्क के समय कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। नेक्स्ट है कि प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप। ठीक है। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप। नेक्स्ट है कि द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष सबाकामी। ठीक है। याद रखिएगा कि द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष सबाकामी। नेक्स्ट है कि तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीस। कौन था? मोगलीपुत्र तीस जो था ये तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला कि चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए चतुर्थ बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष थे ये थे वसुमित्र। कौन थे? वसुमित्र जो थे ये चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष। नेक्स्ट है कि बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा जातक। याद रखिएगा कि बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा जातक। नेक्स्ट है बौद्धों का पवित्र ग्रंथ जातक। याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म का पूजा स्थल है चैत्य मंडप। क्या है दोस्तों? चैत्य मंडप जो है ये बौद्ध धर्म का पूजा स्थल है। नेक्स्ट है कि एशिया का ज्योतिपुंज कहा गया है तो बुद्ध को। ठीक है। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा गया है? बुद्ध को कहा गया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अगला सवाल आपके सामने है कि जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर थे तो ऋषभ देव। ठीक है। इनका अन्य नाम क्या था? आदिनाथ। ठीक है। नेक्स्ट है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन था? तो महावीर। ठीक है। अब देखिए हम लोग जैन धर्म में घुस चुके हैं तो हम लोग कल देखेंगे इसके डिटेल से पूरा। ठीक है। आज कुछ देख लेते हैं कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे एवं प्रथम तीर्थकर थे ऋषभ देव। ठीक है। इनका अन्य नाम क्या था? आदिनाथ। और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन था? तो महावीर। ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अगले जय हिंद, वंदे मातरम।